नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज तारीख है जुलाई 10, 2025 थर्सडे। यूपीएससी की तैयारी का सफर लगातार चलने वाला सफर है और इसमें हर दिन की घटनाओं को समझना बहुत जरूरी है। जी है, ये सिर्फ खबरें जानना नहीं है, बल्कि उन मुद्दों की गहराई में जाना है जो कल के प्रशासकों के लिए अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। आज हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी सरकारी वेबसाइट से मिली महत्वपूर्ण जानकारियों का विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन साफ है, यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से आज के सबसे जरूरी मुद्दों की परतें खोलना, उन्हें समझना। और जैसा रॉबर्ट कोलियर ने कहा है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड आउट। यूपीएससी की तैयारी भी तो यही है, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत। एकदम सही। तो आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 के तहत पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस के मुद्दे। फिर जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट पर बात होगी। और आखिर में जीएस पेपर 1 से आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण पहलू भी देखेंगे। तो श्रोताओं को आज मुद्दों की गहरी समझ मिलेगी, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे और परीक्षा के लिए जरूरी टेकअवेज भी। चलिए शुरू करते हैं। Hey there, future officer. Feeling the pressure, take a deep breath. Every article read, every concept understood is a brick laid for the strong foundation of your dream career. Remember why you started. Let that fire fuel your discipline today. You're not just studying, you're preparing to lead and serve. Keep pushing. ये रोज करंट अफेयर्स पढ़ना, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ये आपकी एनालिटिकल मसल को मजबूत करता है, आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है, जो एक प्रशासक के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा। यह सिर्फ परीक्षा पास करने की बात नहीं है, ये राष्ट्र सेवा की तैयारी है। और इसमें कंसिस्टेंसी, निरंतरता सबसे अहम है। रोज का प्रयास ही मायने रखता है। चलिए अब आते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 पर। पहला टॉपिक है बिहार से जुड़ा द बिहार इलेक्टोरल रोल कनंड्रम। मुद्दा है प्योरिटी और इंक्लूजन के बीच संतुलन का। जी, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले इलेक्टोरल रोल मतलब मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है। ये 22 साल बाद हो रहा है। 22 साल बाद काफी लंबा अरसा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) का उद्देश्य है आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 के तहत एक शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना। मतलब उसमें सिर्फ वही लोग हों जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है उस क्षेत्र के। ये तो ठीक लगता है। फिर विवाद क्यों है? विवाद है ECI के तरीके पर। उन्होंने पहचान के लिए 11 दस्तावेजों की एक सूची जारी की है, लेकिन इसमें आधार और MGNREGA जॉब कार्ड शामिल नहीं है। ओह, आधार और MGNREGA कार्ड नहीं? ये तो बहुत से लोगों के पास होते हैं, खासकर गरीब तबकों में। बिल्कुल, और यहीं से चिंता शुरू होती है। विपक्ष और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) जैसी संस्थाओं का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर लोग, खासकर गरीब, दलित, प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक डिसइनफ्रेंचाइज हो सकते हैं, मतलब वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसकी तुलना NRC से भी की जा रही है। हाँ, कुछ डर इस बात का भी है, एक पॉलिटिकल एंग्जाइटी है कि कहीं ये NRC जैसा ना हो जाए। हालांकि ECI ने स्पष्ट किया है कि जिनके नाम पहले से लिस्ट में हैं, उनमें से करीब 4.96 करोड़ वोटर्स को इन दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। मामला अब जस्टिस धूलिया की बेंच के सामने है सुप्रीम कोर्ट में। जी, अब विश्लेषण की बात करें तो ये एक क्लासिक डिलेमा है, प्यूरिटी वर्सेस इंक्लूजन। मतदाता सूची शुद्ध हो, ये जरूरी है, पर क्या इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में योग्य नागरिक बाहर हो जाने चाहिए? ये सवाल है। ECI का इरादा शायद सही हो, पर तरीका विवादास्पद हो गया है। और चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम ECI की न्यूट्रलिटी पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल, टाइमिंग का मुद्दा बहुत अहम है और ये फेडरल फैब्रिक यानी संघीय ताने बाने पर भी असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सिर्फ प्रक्रिया के बारे में नहीं है, ये ECI की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी यानी संस्थागत अखंडता का भी सवाल है। याद रखिए, आर्टिकल 326 और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये कीवर्ड्स महत्वपूर्ण हैं। अगला मुद्दा भी पानी से जुड़ा है और दशकों पुराना है। एसवाइल कैनाल डिस्प्यूट, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद फिर से चर्चा में है। हाँ, हाल ही में यूनियन जल शक्ति मंत्री ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। नतीजा क्या रहा?
बैठक को कोर्डियल सौहार्दपूर्ण बताया गया है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। अगली बैठक अगस्त में होगी। देखिए, इस विवाद की जड़ें 1966 के पंजाब पुनर्गठन में है, जब हरियाणा अलग राज्य बना और उसे सतलज, रावी, ब्यास नदियों के पानी में हिस्सा मिला। और उसके लिए ये 214 किलोमीटर लंबी SYL नहर बननी थी। जी, हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर पूरी कर ली, लेकिन पंजाब ने 1982 में काम शुरू करके 1990 में रोक दिया। उस समय आतंकवाद का दौर था। तब से मामला अटका है। दोनों राज्यों के अपने अपने तर्क हैं ना? बिल्कुल। पंजाब का कहना है कि उनके पास सरप्लस पानी है ही नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के कारण भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है। नदियों में पानी का बहाव भी कम हुआ है। उनकी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है। और हरियाणा? हरियाणा कहता है कि पानी पर उनका कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। सुप्रीम कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसले दे चुका है। नहर दक्षिणी हरियाणा के सूखे इलाकों के लिए बहुत जरूरी है। ये कानूनी लड़ाई भी काफी लंबी चली है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2004 में नहर पूरी करने के निर्देश दिए थे। जवाब में पंजाब 2004 में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट ले आया, मतलब सारे जल समझौते रद्द कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया था। हाँ, 2016 में SC ने उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। ये दिखाता है कि जुडिशियल इंटरवेंशन, न्यायिक हस्तक्षेप की भी अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब राजनीतिक इच्छा शक्ति न हो। तो ये सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं है, पंजाब के लिए ये भावनात्मक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दा बन गया। बिल्कुल। और हरियाणा के लिए ये कानूनी हक और विकास का सवाल है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बड़ी परीक्षा है। अब केंद्र सरकार एक तरह से मीडिएटर, मध्यस्थ की भूमिका में है। अगली बैठक पर नजर रहेगी। की टर्म्स: SYL कैनाल, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर। इंडिया US ट्रेड डायनामिक्स, भारत अमेरिका व्यापार गतिशीलता। यहाँ क्या चल रहा है? ट्रंप प्रशासन की एक डेडलाइन खत्म हुई है। जी, जुलाई 9 की डेडलाइन थी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की, वो निकल गई है। फिलहाल भारतीय टीम राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में वॉशिंगटन में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA, द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत कर रही है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स मतलब? जैसे को तैसा? हाँ, मतलब अगर अमेरिका को लगता है कि भारत अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो वो भी भारतीय सामान पर उतना ही टैरिफ लगा देगा। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी धमकी दी थी, करीब 26% टैरिफ की। ओह, तो अभी बातचीत किस स्टेज पर है? क्या किसी डील की उम्मीद है? अभी कोशिश एक अर्ली हार्वेस्ट या इंटरिम डील करने की है। मतलब जिन मुद्दों पर सहमति बन सकती है, उन पर पहले समझौता कर लिया जाए। भारत ने अपनी रेड लाइंस साफ कर दी है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में कोई बड़ी छूट नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये रेड लाइंस क्यों? क्योंकि भारत में कृषि और डेयरी सेक्टर करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़े हैं और राजनीतिक रूप से भी बहुत संवेदनशील हैं। विदेशी उत्पादों, खासकर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खोलना आसान नहीं है। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों, जिसमें GM फसलें भी शामिल हो सकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और खोले। दूसरी तरफ भारत चाहता है कि उसके टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा उत्पादों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा पहुंच मिले। तो ये काफी जटिल बातचीत है। इसमें घरेलू राजनीति का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अक्सर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी को दिशा देती है। भारत के लिए कृषि और डेयरी का मुद्दा है, तो अमेरिका में भी शक्तिशाली कृषि लॉबी है। और ट्रंप प्रशासन की बातचीत की शैली भी थोड़ी अलग है। कोअर्जन, दबाव, यूनिलैटरल टैरिफ थ्रेट्स, एक तरफा टैरिफ की धमकी, ये WTO के नियमों से थोड़ा हटकर है। भारत की रणनीति क्या लग रही है? भारत बातचीत जारी रखना चाहता है, लेकिन अपने हितों की रक्षा करते हुए एक मिनी ट्रेड डील शायद संभव हो। इसमें कुछ भी पॉलिटिकल एंगल भी है? हाँ, बिल्कुल। चाइना फैक्टर हमेशा रहता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को संतुलित करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे को महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। एक मजबूत आर्थिक साझेदारी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। तो ये व्यापार वार्ता एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पजल का हिस्सा है। की टर्म्स: बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, BTA, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, रेड लाइंस, एग्रीकल्चर, डेयरी। अब ग्लोबल वॉच सेगमेंट में दो छोटी मगर महत्वपूर्ण खबरें। पहली, US ब्राजील टैरिफ स्पैट।
अमेरिका ब्राजील टैरिफ विवाद। जी, ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील से आने वाले सभी सामानों पर 50%, 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। वजह क्या बताई है? वजह आर्थिक नहीं राजनीतिक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, जो ट्रंप के राजनीतिक सहयोगी माने जाते हैं, के साथ मौजूदा सरकार के ट्रीटमेंट व्यवहार के जवाब में है। ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को चिट्ठी लिखकर बोल्सोनारो पर चल रहे मुकदमों को विच हंट, राजनीतिक प्रतिशोध भी कहा था। ओह, तो ये विदेश नीति का पर्सनलाइजेशन जैसा लग रहा है। हाँ, ये एक तरह से राजनीतिक और वैचारिक कारणों से लिया गया फैसला लगता है, आर्थिक कारणों से नहीं, क्योंकि अमेरिका का ब्राजील के साथ ट्रेड सरप्लस है। मतलब अमेरिका ब्राजील को निर्यात ज्यादा करता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के रियलिस्ट स्कूल यानी यथार्थवादी विचारधारा का एक उदाहरण हो सकता है, जहां राष्ट्रीय हित या इस मामले में शायद व्यक्तिगत राजनीतिक हित सर्वोपरि होते हैं। रियलिस्ट स्कूल मतलब जहां देश अपने हितों के लिए काम करते हैं, नैतिकता या विचारधारा के बजाय। हाँ, मोटे तौर पर यही, जहां पावर और राष्ट्रीय हित विदेश नीति तय करते हैं। दूसरी खबर यूएई से है। यूएई's फाइनेंशियल डीलिस्टिंग, यूएई की वित्तीय सूची से बाहर होना। जी, ये एक अच्छी खबर है यूएई के लिए। यूरोपियन यूनियन ने यूएई को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी एएमएल और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी सीएफटी के लिए जो हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की सूची थी, उससे हटा दिया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये कदम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बुलावा यूएई को ग्रे लिस्ट से हटाने के बाद आया है। ये दिखाता है कि यूएई ने जो हाल में व्यापक सुधार किए हैं एएमएल सीएफटी को लेकर, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इम्प्लीकेशंस? भारत के लिए इसके कई सकारात्मक निहितार्थ हैं। इसे हम 3 ऑर्डर्स ऑफ इफेक्ट में समझ सकते हैं। 3 ऑर्डर्स ऑफ इफेक्ट कैसे? पहला तो सीधा है, यूएई की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है। दूसरा, यूरोपियन और बाकी ग्लोबल वित्तीय संस्थानों के लिए यूएई के साथ लेन देन करना आसान होगा, उनका कंप्लायंस बर्डन, अनुपालन बोझ कम होगा। और तीसरा, भारत के लिहाज से? तीसरा जो इंडिया एंगल है, इससे इंडिया यूएई इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा मिलेगा। हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपीए है यूएई के साथ, उसे और मजबूती मिलेगी। कैसे? देखिए, इंडियन कंपनीज के लिए यूएई में पूंजी जुटाना आसान हो सकता है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स का भारत में निवेश करना और सुगम हो सकता है। ट्रेड फाइनेंसिंग आसान हो सकती है। ये भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी, पश्चिम देखो नीति के लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो ये यूएई का डीलिस्ट होना भारत के लिए भी फायदेमंद है। की टर्म्स एएमएल, सीएफटी, फैट, सीपा। चलिए अब रुख करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 का। पहली खबर है स्टारलिंक इन इंडिया, भारत में स्टारलिंक। एलॉन मस्क की कंपनी को आखिरकार भारत में मंजूरी मिल गई। जी, लगभग अंतिम नियामक मंजूरी मिल गई है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर IN-SPACE से। ये भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। खास तौर पर दूर दराज के इलाकों के लिए ये क्रांति ला सकता है। IN-SPACE से ऑथराइजेशन मिल गया है। और कौन सी मंजूरियां चाहिए थी? IN-SPACE से 5 साल का ऑथराइजेशन मिला है उनके Gen 1 कॉन्स्टलेशन के लिए, जिसमें करीब 4408 लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भूकक्षा उपग्रह हैं। इससे पहले जून में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डॉट से भी जरूरी लाइसेंस मिल चुके थे, जैसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS, कमर्शियल वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल यानी VSAT और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP का लाइसेंस। तो अब अगला कदम क्या होगा? सेवाएं कब शुरू होंगी? अगला कदम होगा स्पेक्ट्रम एलोकेशन और जमीन पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ये LEO तकनीक क्या है? ये पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से कैसे अलग है? देखिए, पारंपरिक सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, पृथ्वी से बहुत दूर, करीब 36,000 किलोमीटर पर। LEO सैटेलाइट्स बहुत नीचे होते हैं, करीब 540-570 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अच्छा, तो पास होने से क्या फर्क पड़ता है? पास होने से सिग्नल को आने जाने में कम समय लगता है। इसे कहते हैं लो लेटेंसी। तो इंटरनेट स्पीड तेज मिलती है और ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉल जैसे कामों के लिए बेहतर होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में लेटेंसी ज्यादा होती है। यूं समझिए जैसे लोकल कॉल और ISD कॉल में आवाज पहुंचने में जो फर्क होता है, कुछ वैसा ही। समझ गया।
तो स्टारलिंक का शुरुआती फोकस कहाँ रहेगा? शुरुआती योजना ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों को जोड़ने की है, जहां फाइबर पहुंचाना मुश्किल है। साथ ही एंटरप्राइज क्लाइंट्स पर भी फोकस रहेगा, जैसे माइनिंग कंपनियां, समुद्री जहाज, एयरलाइंस। शहरी इलाकों में ये बैकअप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या ये जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों से मुकाबला करेंगे? दिलचस्प बात यह है कि स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल के साथ साझेदारी की भी बात की है, शायद उनके डीलर और मार्केटिंग नेटवर्क्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये मुकाबला भी होगा और सहयोग भी। इसे कोऑप्टेशन कह सकते हैं। कोऑपिटिशन, नया शब्द। लेकिन क्या आम आदमी इसे इस्तेमाल कर पाएगा? महंगा तो नहीं होगा? यहीं पर आता है डिजिटल डिवाइड पैराडॉक्स, डिजिटल विभाजन विरोधाभास। तकनीक तो उन इलाकों के लिए बहुत अच्छी है जहां कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन लागत एक बड़ी बाधा है। जो यूजर टर्मिनल है, यानी घर पर लगने वाली छोटी डिश, उसी की कीमत 20,000 रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है, और फिर मंथली सब्सक्रिप्शन फीस भी होगी जो शायद काफी ज्यादा हो। तो शायद शुरुआत में इसका असर सीधे आम उपभोक्ता पर ना दिखे। हाँ, ऐसा लगता है कि शुरुआती असर इनडायरेक्ट होगा, शायद B2B या B2G मॉडल के जरिए ज्यादा फैले, जैसे ग्राम पंचायतों, स्कूलों, ATM, स्वास्थ्य केंद्रों को कनेक्ट करना। डायरेक्ट टू होम शायद बाद में ज्यादा आम हो। इसमें कोई सुरक्षा चिंताएं भी हैं? नेशनल सिक्योरिटी? बिल्कुल। ये एक विदेशी कंपनी है और इसकी सेवाएं संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में भी उपलब्ध होंगी। इसीलिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे भारत में ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाना होगा और लॉफुल इंटरसेप्शन, कानूनी अवरोधन की क्षमता देनी होगी। ये शर्तें महत्वपूर्ण हैं। तकनीक अपनाने और देश की संप्रभुता और सुरक्षा, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जी, ये शर्तें भविष्य में दूसरी कंपनियों के लिए भी एक रेगुलेटरी प्रेसिडेंट, नियामक मिसाल बन सकती हैं। ये देखना होगा कि स्टारलिंक का आना भारतीय टेलीकॉम बाजार को कैसे बदलता है। क्या कीमत युद्ध होगा या बंडल सर्विसेज का दौर आएगा? की टर्म्स: इनस्पेस, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, GMPCS, VSAT, ISP, कोऑपरेशन। अगली खबर दिल्ली NCR से है। आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। द दिल्ली NCR ट्रेमर्स। जी, सुबह करीब 9:04 पर मैग्नीट्यूड 4.4 का भूकंप आया। इसका एपिसेंटर ऊपरी केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था। 4.4 का भूकंप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन महसूस तो हुआ होगा। कोई नुकसान की खबर तो नहीं है? नहीं, गनीमत है कि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सब जगह झटके महसूस किए गए और लोगों में थोड़ी घबराहट भी फैली। ये हमें याद दिलाता है कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से कितना संवेदनशील है। बिल्कुल, ये भूकंप शैलो डेप्थ, कम गहराई पर था, सिर्फ 10 किलोमीटर। जब भूकंप कम गहरा होता है तो सतह पर कंपन ज्यादा महसूस होता है। और याद रखना जरूरी है कि दिल्ली साइज्मिक जोन 4 हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है। जोन 4 मतलब हाई रिस्क। इसकी वजह क्या है? एक तो हिमालय पर्वत श्रृंखला से नजदीकी है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से बनी है और काफी एक्टिव जोन है। दूसरा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में कई स्थानीय फॉल्ट लाइंस, भ्रंश रेखाएं भी हैं, जैसे दिल्ली हरियाणा रिज, सोहना फॉल्ट और महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट। इन फॉल्ट लाइंस में स्ट्रेस जमा होता रहता है, जो समय समय पर ऐसे झटकों के रूप में रिलीज होता है। तो ये खतरा तो बना ही हुआ है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन का क्या पहलू है? देखिए, एक जरूरी सिद्धांत है, हैजर्ड इज नेचुरल बट वल्नरेबिलिटी इज मैन मेड। मतलब भूकंप आना एक प्राकृतिक खतरा है, लेकिन उससे होने वाला नुकसान हमारी वल्नरेबिलिटी पर निर्भर करता है, और ये वल्नरेबिलिटी हमने खुद बढ़ाई है। कैसे? तेज और अनियोजित शहरीकरण से, बिल्डिंग कोड्स का ठीक से पालन न करना, पुरानी और कमजोर इमारतें, उनमें साइज्मिक रेट्रोफिटिंग की कमी। असल समस्या पृथ्वी का हिलना उतला नहीं है, जितना उस पर हमारा कमजोर निर्माण है। ये बार बार जो छोटे झटके आते हैं, इनका क्या मतलब निकालें? क्या ये किसी बड़े भूकंप की निशानी है? ये कहना मुश्किल है। ये छोटे झटके एक तरह से डबल एज्ड सॉर्ड है। मतलब एक तरफ तो ये हमें खतरे की याद दिलाते हैं, वेकअप कॉल्स हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर ये लगातार आते रहें और कोई बड़ा नुकसान ना हो, तो लोगों में क्राई वुल्फ इफेक्ट आ सकता है। मतलब वो इसे हल्के में लेने लगते हैं, कंप्लेसेंसी, आत्मसंतुष्टि आ जाती है। इससे बिग वन यानी किसी बड़े भूकंप के लिए तैयारी कम होने का खतरा रहता है। हाँ, ये भी है। लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी आज? घबराहट तो थी, लोग घरों ऑफिसों से बाहर निकल आए,
लेकिन ये दिखाता है कि कम्युनिटी लेवल डिजास्टर रिस्पॉन्स, सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया अभी भी कमजोर है। भूकंप के दौरान सही प्रोटोकॉल क्या है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, इसके बारे में जागरूकता की कमी है। इवैक्यूएशन रूट्स, इमरजेंसी किट्स, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। हैजर्ड और वल्नरेबिलिटी का अंतर समझना जरूरी है। हैजर्ड तो प्राकृतिक है, जैसे भूकंप का आना। वल्नरेबिलिटी है हमारी तैयारी की कमी, हमारे कमजोर ढांचे। जैसे एक ही तीव्रता का भूकंप एक पक्के मकान को शायद कम नुकसान पहुंचाए, पर कच्चे मकान को ज्यादा। ये वल्नरेबिलिटी का फर्क है। एकदम सही। की टर्म्स: साइज्मिक जोन 4, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन। अब बात करते हैं लेबर कोड कनंड्रम, श्रम संहिता पहेली की। कल जुलाई 9 को एक बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। भारत बंद का आह्वान था। जी हाँ, ये काफी बड़ी हड़ताल थी। दावा किया गया है कि 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिक इसमें शामिल हुए। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर ये आह्वान किया था। बैंकिंग, परिवहन, डाक, बिजली, खनन जैसे कई सेक्टर प्रभावित हुए। मुख्य मुद्दा क्या था? विरोध किस बात का था? मुख्य विरोध था सरकार द्वारा लाए गए 4 नए लेबर कोड्स के खिलाफ। यूनियनों का कहना है कि ये कोड्स एंटी वर्कर हैं। ये 4 कोड हैं: कोड ऑन वेजेस, मजदूरी; कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, IR, औद्योगिक संबंध; कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा; और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, OSHWC, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति। ये 4 कोड्स पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं। हाँ, ये कुल मिलाकर 29 पुराने श्रम कानूनों को कंसोलिडेट करते हैं, मतलब एक साथ लाते हैं। सरकार का कहना है कि इससे कानूनों का सरलीकरण होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश आएगा और रोजगार पैदा होंगे। लेकिन यूनियनों को क्या आपत्ति है? यूनियनों का मानना है कि इन कोड से श्रमिकों की सुरक्षा कमजोर होगी। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में बिना सरकारी मंजूरी के कर्मचारियों की छटनी या कंपनी बंद करने की सीमा 100 कर्मचारियों से बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में कंपनियों को आसानी से छटनी करने की छूट मिल जाएगी। और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, निश्चित अवधि रोजगार को संस्थागत बना दिया गया है, जिससे स्थायी नौकरियों पर असर पड़ेगा। हड़ताल करने का अधिकार, राइट टू स्ट्राइक, भी और मुश्किल बना दिया गया है। यूनियनों को लगता है कि ये नौकरी की सुरक्षा पर हमला है। तो ये मूल रूप से एक वैचारिक टकराव है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाम राइट टू सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल, यही मूल संघर्ष है। सरकार विकास और रोजगार सृजन का तर्क दे रही है, यूनियनें श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की बात कर रही हैं। हड़ताल में और क्या मांगे थी? और भी कई मांगे थीं, जैसे न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम OPS, पुरानी पेंशन योजना, बहाल की जाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs का निजीकरण रोका जाए और संविदा कर्मियों जैसे आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स को नियमित रेगुलराइजेशन किया जाए। ये दिलचस्प है कि 10 अलग-अलग ट्रेड यूनियन ने, जो अक्सर अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़ी होती हैं, इस मुद्दे पर एक साथ आई हैं। हाँ, ये दिखाता है कि मुद्दा कितना गंभीर माना जा रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक दलों का विरोध नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर श्रमिकों का विरोध है। और ये मांगे कहीं ना कहीं दूसरे आंदोलनों से भी जुड़ती दिख रही हैं, जैसे किसानों की MSP की मांग या युवाओं की अग्निपथ स्कीम को लेकर चिंताएं। ये सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक बड़ी लामबंदी का संकेत हो सकता है। चलिए कुछ मुख्य बदलावों को थोड़ा और समझते हैं। जैसे छटनी वाला नियम। पहले 100 कर्मचारी तक की कंपनी बिना इजाजत के छटनी कर सकती थी, अब 300 तक। जी, इसका मतलब है कि ज्यादातर मध्यम आकार की कंपनियां अब सरकारी मंजूरी के बिना भी कर्मचारियों को निकाल सकेंगी या यूनिट बंद कर सकेंगी। एम्प्लॉयर्स के लिए ये आसान होगा, लेकिन वर्कर्स की नौकरी की सुरक्षा कम होगी। वेजेस की परिभाषा में भी कुछ बदलाव है। हाँ, परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट और व्यापक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं कि कहीं इससे ओवरटाइम या दूसरे भत्ते प्रभावित न हो। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, लेकिन इसमें कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के बराबर वेतन और सुविधाएं प्रो डाटा बेसिस पर मिलेंगी। नियोक्ताओं के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पर श्रमिकों को स्थायी नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलेगी। और हड़ताल का अधिकार। हड़ताल से पहले नोटिस देने की अवधि और प्रक्रिया को और सख्त किया गया है, जिससे हड़ताल करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक सकारात्मक चीज भी थी शायद, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
पहली बार गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की बात है। ये जरूरी था क्योंकि इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो मिला जुला असर है इन कोड्स का, कुछ फायदे हैं, कुछ चिंताएं। की टर्म्स 4 लेबर कोड्स, वेजेस, IR, सोशल सिक्योरिटी, OSHWC, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्सेस सोशल सिक्योरिटी। चलिए अब एक सकारात्मक कहानी की ओर बढ़ते हैं। आगरा से, फ्रॉम ट्रैश टू ट्रेजर, कचरे से खजाना, द आगरा कुबेरपुर मॉडल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, आगरा कुबेरपुर अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल। जी, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB द्वारा हाईलाइट की गई एक बहुत अच्छी पहल है। आगरा ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने अपने शहर के कुबेरपुर डंप साइट, जो सालों से एक बड़ा प्रदूषित लैंडफिल था, उसे पूरी तरह बदल दिया है। अब वो एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बन गया है। वाह, कितना बड़ा बदलाव है ये। बहुत बड़ा। करीब 47 एकड़ 47 एकड़ जमीन को रिक्लेम किया गया है, मतलब दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया गया है। और वहां 2007 से जमा हुआ लगभग 1.9 मिलियन मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट, पुराना कचरा, हटाया गया है। 1.9 मिलियन टन, ये कैसे किया गया? इसके लिए 2 मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, बायोरेमिडिएशन और बायोमाइनिंग। ये क्या होती हैं? सरल शब्दों में समझाएंगी? बिल्कुल। बायोरेमिडिएशन में हम सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया या फंगस का इस्तेमाल करते हैं कचरे में मौजूद हानिकारक पदार्थों को तोड़ने या निष्क्रिय करने के लिए, एक तरह से प्रकृति की मदद से सफाई। और बायोमाइनिंग में पुराने जमे हुए कचरे को खोदकर निकाला जाता है और फिर उसे अलग अलग चीजों में छांटा जाता है, जैसे प्लास्टिक, मिट्टी, पत्थर, धातु। अच्छा, तो कचरा हटाने के बाद वहां क्या बनाया गया है? वहां एक पूरा एकीकृत सिस्टम बनाया गया है। एक 500 टन पर डे वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट, कचरे से खाद बनाने का संयंत्र है। 4 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज हैं जहां रोज आने वाले सूखे कचरे को छांटा जाता है। और प्लास्टिक कचरे का क्या? उसके लिए एक अलग प्रोसेसिंग प्लांट है जहां प्लास्टिक कचरे से किसानों के लिए पाइप बनाए जा रहे हैं। जो कचरा किसी काम का नहीं, इनर्ट वेस्ट, उसके सुरक्षित निपटान के लिए एक मॉडर्न सैनिटरी लैंडफिल भी है। और सबसे खूबसूरत बात, रिक्लेम की गई जमीन पर 10 एकड़ का मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट, मियावाकी शहरी जंगल लगाया गया है। मियावाकी जंगल, वो जो बहुत घने और तेजी से बढ़ते हैं। जी हाँ। तो सोचिए, जो जगह पहले बदबूदार कचरे का पहाड़ थी, वो अब हरी भरी हो रही है। और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि आगरा ने 100% सोर्स सेग्रीगेशन, स्रोत पर ही कचरा अलग करना, गीला और सूखा, और डोर टू डोर कलेक्शन, घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करना लागू किया। एक डिस्पोज मॉडल, बल्कि कचरे को एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में देखें। उसे रिड्यूस करें, यूज करें, रिसाइकल करें और रिकवर करें। यहाँ कचरे से खाद बन रही है, उद्योगों के लिए कच्चा माल निकल रहा है, नए उत्पाद पाइप बन रहे हैं और जमीन भी वापस मिल रही है। इस सफलता के पीछे क्या कारण रहे? मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है सिस्टम्स थिंकिंग का नजरिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं किया, बल्कि कई चीजों को एक साथ जोड़ा। राष्ट्रीय नीति SBMU का सपोर्ट, सही तकनीक, बायोमाइनिंग, बायोरेमिडिएशन, जरूरी बुनियादी ढांचा, MRFs, कंपोस्ट प्लांट, और सबसे जरूरी, लोगों के व्यवहार में बदलाव, सोर्स सेग्रीगेशन। MRF तभी कामयाब हो सकता है जब लोग घर पर ही कचरा अलग अलग करके दें। ये प्रशासकों के लिए एक बड़ा सबक है। हाँ, कि जटिल शहरी समस्याओं का समाधान किसी एक जादू की छड़ी से नहीं होता। उसके लिए एक एकीकृत बहुआयामी रणनीति, इंटीग्रेटेड मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। और ये निम्बी, नॉट इन माई बैकयार्ड, मेरे घर के पास नहीं, वाली सोच को पिम्बी, प्लीज इन माई बैकयार्ड, कृपया मेरे घर के पास, में बदलने जैसा है। लैंडफिल जिससे लोग दूर भागते थे, अब एक हरा भरा, उत्पादक और शायद एक शैक्षिक केंद्र भी बन गया है। बिल्कुल। ये निश्चित रूप से दूसरे शहरों के लिए एक रेप्लिकेटेबल बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल, अनुकरणीय सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल है। की टर्म्स SBMU, बायोरेमिडिएशन, बायोमाइनिंग, MRF, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, निम्बी, पिम्बी। अब आते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 पर, और आज का विषय है आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आज 10 जुलाई को देश भर में मनाई जा रही है। जी, आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने की पूर्णिमा है और इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।
ये दिन अपने शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। गुरु शब्द का क्या अर्थ है? गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है। गु जिसका अर्थ है अंधकार या अज्ञान, और रु जिसका अर्थ है प्रकाश या ज्ञान। तो गुरु वो है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इस दिन का संबंध महर्षि वेदव्यास से भी है। हाँ, पारंपरिक रूप से माना जाता है कि आज वेद व्यास जी की जयंती है। उन्हें हिंदू परंपरा में आदि गुरु यानी पहला गुरु माना जाता है। वेदव्यास जी का योगदान क्या रहा है? उनका योगदान बहुत विशाल है। माना जाता है कि उन्होंने ही बिखरे हुए ज्ञान को संकलित करके 4 वेदों वेद का रूप दिया। उन्होंने ही महाभारत की रचना की, जिसे अक्सर 5वां वेद भी कहा जाता है। इसके अलावा 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्र की रचना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। एक तरह से हिंदू दर्शन और साहित्य की नींव उन्होंने रखी। इसका दार्शनिक आधार क्या है? गुरु का महत्व? भगवद गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जिसका अर्थ है कि तत्वज्ञानी गुरु के पास जाकर विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके, उनकी सेवा करके और निष्कपट भाव से प्रश्न पूछकर ही उस परम ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ का उत्सव है, गुरु शिष्य परंपरा। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी देना लेना नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध गहरा होता है, जिसमें मूल्यों, ज्ञान और जीवन जीने के तरीके का हस्तांतरण होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। माता पिता गुरु दैवम। वेदव्यास का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? सिर्फ ज्ञान के स्रोत के रूप में या कुछ और भी? वो सिर्फ ज्ञान के स्रोत ही नहीं थे, बल्कि एक महान सिंथेसाइजर यानी संश्लेषक और कोडिफायर यानी संहिताकार भी थे। सोचिए, उस समय जब ज्ञान ज्यादातर मौखिक परंपरा में था, उन्होंने उसे व्यवस्थित किया, स्ट्रक्चर्ड किया 4 वेदों में, फिर महाभारत जैसी महाकाव्य कहानी के जरिए जटिल दार्शनिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। ये भारतीय विचार परंपरा में एक बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, ये मौखिक परंपरा से संरक्षित लिखित ग्रंथों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव था। तो वेदव्यास का सम्मान करना एक तरह से ज्ञान को व्यवस्थित करने, संरक्षित करने और उसे लोकतांत्रित करने के प्रयास का सम्मान करना है। बहुत खूब। की टर्म्स: गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, वेदव्यास, आदि गुरु, गुरु शिष्य परंपरा। चलिए अब जल्दी से प्रीलिम्स कॉर्नर पर नजर डालते हैं कुछ त्वरित तथ्य पुनरीक्षण के लिए। मैं फैक्ट्स बोलूंगा, आप चाहें तो स्रोत संदर्भ संख्या जोड़ सकती हैं। जरूर। पहला, अर्थक्वेक भूकंप दिल्ली एनसीआर में साइज्मिक जोन 4 में, मैग्नीट्यूड 4.4। एपिसेंटर ऊपरी केंद्र झज्जर हरियाणा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, जोन याद रखना। दूसरा, स्टारलिंक को भारत में अंतिम मंजूरी आईएनएसपेस से मिली। ये एलईओ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। इसके पास GMPCS VSTAT ISP लाइसेंस है जी, और एलईओ मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। तीसरा, SYL कैनाल SYL नहर पर केंद्रीय मंत्री की पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। हाँ, नतीजा भी नहीं आया। चौथा, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये वेदव्यास की जयंती है। आदि गुरु। पांचवा, आगरा वेस्ट मॉडल। आगरा अपशिष्ट मॉडल में कुबेरपुर लैंडफिल को SBMU के तहत बायो रेमिडिएशन और बायो माइनिंग से सुधारा गया। रेफरेंस 37 सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण। छठा, US टैरिफ्स ब्राजील के सामान पर 50%, 50%। वजह बोल्सोनारो ट्रायल से जुड़ी बताई गई। रेफरेंस 1 राजनीतिक कारण ज्यादा। सातवां, बिहार SIR बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार और MGNRAJ कार्ड मान्य दस्तावेजों में शामिल नहीं। रेफरेंस 2 प्योरिटी वर्सेस इंक्लूजन का मुद्दा। आठवां, लेबर कोड्स श्रम संहिता। जुलाई 9 की हड़ताल 4 नए कोड्स के खिलाफ थी जो 29 पुराने कानूनों को मिलाते हैं। रेफरेंस 1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्सेस सोशल सिक्योरिटी। नौवां, UAE डीलिस्टिंग, UAE सूची से बाहर। यू ने UAE को AMCFT हाई रिस्क लिस्ट से हटाया। रेफरेंस 18 FATF के बाद EU का कदम भारत के लिए भी सकारात्मक। बहुत बढ़िया। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर बात करते हैं। श्रोताओं को इन पर विचार करना चाहिए। जी, पहला प्रश्न GS पेपर 2 से हो सकता है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने शुद्धता और समावेशन के बीच तनाव को उजागर किया है। ECI के जनादेश और नागरिकों के मताधिकार पर इसके संभावित प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अच्छा प्रश्न है। दूसरा GS पेपर 2 और 3 दोनों से जुड़ता है। सतलज यमुना लिंक SYL नहर विवाद दशकों से अनसुलझा है। चर्चा करें कि कैसे ऐतिहासिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक कारकों के जटिल अंतःसंबंध ने न्यायिक समाधानों को सीमित कर दिया है। सहकारी संघवाद के ढांचे में आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तीसरा GS पेपर 3 से। हाँ, भारत में स्टारलिंक जैसी LEO उपग्रह इंटरनेट सेवाओं का प्रवेश डिजिटल विभाजन को पाटने का एक अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी खड़ी करता है। इन दोनों पहलुओं को संतुलित करने के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे की आवश्यकता का मूल्यांकन करें। और चौथा भी GS पेपर 3 से आगरा मॉडल पर आगरा कुबेरपुर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल की सफलता के प्रमुख घटकों का विश्लेषण करें। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत भारत के अन्य शहरों के लिए इसकी प्रतिकृति बनाने की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करें। कि चारों ही प्रश्न आज की चर्चा से निकले हैं और काफी प्रासंगिक हैं। तो आज हमने काफी विस्तृत चर्चा की, बिहार के मतदाता अधिकारों की बारीकियों से लेकर दिल्ली की जमीन के नीचे की हलचल, वैश्विक व्यापार समझौतों की जटिलताओं से लेकर अंतरिक्ष की नई तकनीक, कचरा प्रबंधन के सफल मॉडल से लेकर हमारी सांस्कृतिक जड़ों तक। ये सब दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है और एक भावी प्रशासक के तौर पर इन सभी आयामों की समझ रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि वे एक ऐसी दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं जिसे उन्हें समझना भी है और बेहतर बनाना भी है। UPSC की ये यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें आपकी सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। आज और हर दिन किए गए ये छोटे छोटे प्रयास ही उस ज्ञान और विवेक का निर्माण करते हैं जो कल लाखों लोगों की सेवा करने के लिए जरूरी होगा। तो जिज्ञासु बने रहिए, अनुशासित रहिए और प्रेरित रहिए। जय हिंद। आज की चर्चा को दोबारा जरूर सुने। इसमें गहराई है जो न सिर्फ UPSC की तैयारी में बल्कि जीवन की समझ बनाने में भी मदद करेगी। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि हम ये काम लंबे समय तक जारी रख सकें। याद रखिए, जैसा रॉबर्ट कॉलियर ने कहा, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। आपकी रोज की मेहनत ही आपकी सफलता बनेगी। लगे रहिए।